बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, आवाज़ नीची रखो, अरे लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ कुछ वाक्य नहीं है, मुझे लगता है ये एक तरह की कंडीशनिंग है, एक अदृश्य बटन जो बचपन से ही इंस्टॉल कर दिया जाता है, एडजस्टमेंट का बटन। तो आज हम इसी बटन को अनइंस्टॉल करने के तरीके ढूंढने वाले हैं। इसमें वो बातें हैं जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई गई। ये हमें बताती हैं कि सच्ची आज़ादी सिर्फ एक चीज़ से नहीं आती, एक मजबूत जंजीर की तरह है जिसकी 4 कड़ियाँ हैं। पैसे की आज़ादी, कानूनी सुरक्षा, करियर में हक और आत्मसम्मान। अगर एक भी कड़ी कमज़ोर हुई तो पूरी जंजीर टूट सकती है। हमें ये समझना है कि जानकारी कैसे शक्ति बन जाती है, खासकर एक ऐसे समाज में जहाँ एडजस्टमेंट को एक गुण माना जाता है। वहाँ अपने अधिकारों को जानना अपने आप में एक क्रांति है। यह उस आवाज़ को ताकत देता है जिसे अक्सर धीमा रखने को कहा जाता है। तो चलिए उस जंजीर की पहली और शायद सबसे अहम कड़ी से शुरू करते हैं, पैसा, मनी। हमारे समाज में एक अजीब सी बात है कि महिलाओं को घर की लक्ष्मी तो कहा जाता है और घर चलाने में उन्हें माहिर माना जाता है, लेकिन जब पैसे के मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उम्मीद की जाती है कि ये काम घर के पुरुष ही करेंगे। और इस सोच के कारण सालों तक महिलाओं की वित्तीय शक्ति को कम आंका गया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ सर्वाइवल स्किल। यानी वित्तीय स्वतंत्रता कोई शौक नहीं है, ये आज के जमाने में जीने के लिए बहुत जरूरी हुनर है। किचन के डिब्बों में गद्दे के नीचे पैसे रखना असल में बचत है ही नहीं। यह सुनकर शायद कई लोगों को हैरानी हो, ऐसा क्यों? ये बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, या हिंदी में कहें तो मुद्रास्फीति, और इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और उससे आप 1 किलो सेब खरीद सकते हैं। अगर आप उस 100 रुपए के नोट को 1 साल तक डिब्बे में बंद करके रख दें और अगले साल जब आप उसे निकालेंगे तो शायद उससे आपको 1 किलो सेब ना मिले, क्योंकि सेब की कीमत बढ़कर शायद 110 या 120 रुपए हो चुकी होगी। आपका नोट तो 100 का ही रहा, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत, उसकी वैल्यू कम हो गई। इसीलिए घर में रखा पैसा बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। तो इस डेड मनी को काम पर लगाने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला है अपना पर्सनल बैंक अकाउंट खोलो। आजकल ज़्यादा लोगों के पास होता है, पर आज भी कई महिलाओं के जॉइंट अकाउंट होते हैं। देखिए, जॉइंट अकाउंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट आपको पूरी तरह से वित्तीय नियंत्रण देता है। ये आपको अपना फाइनेंशियल स्पेस देता है, जहां आप अपनी बचत, अपने निवेश अपनी मर्जी से मैनेज कर सकती हैं। सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल सकते हैं। यह है इंडिपेंडेंस का पहला कदम। और दूसरा कदम वो है स्त्री धन। मैंने ये शब्द हमेशा शादी ब्याह की रस्मों में सुना है। मुझे हमेशा लगता था कि यह बस एक परंपरा है। क्या इसका कोई कानूनी आधार भी है? मतलब क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल है? बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है। स्त्री धन सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक मजबूत कानूनी अधिकार है। शादी के वक्त या उसके बाद एक महिला को जो भी मिलता है, कुछ भी, गहने, पैसे, कार, प्रॉपर्टी, वो सब उस स्त्री का धन है। और इस पर कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ उस महिला का हक होता है, न उसके पति का, न उसके ससुराल वालों का। अगर कोई उसे लेने की कोशिश करता है तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है, यह उसकी अपनी संपत्ति। और तीसरा कदम है निवेश की शुरुआत करना, खासकर SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। कई लोगों को लगता है कि निवेश के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथक है। आप सिर्फ 500 रुपये महीने से भी SIP शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक जादुई चीज़ काम करती है जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। इसे आइंस्टीन ने भी दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको सिर्फ अपने लगाए हुए पैसों पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उस पैसे पर जो रिटर्न मिलता है उस पर भी रिटर्न मिलता है। मतलब रिटर्न पर रिटर्न। यह एक स्नोबॉल की तरह है जो शुरू में छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ घूमते घूमते बहुत बड़ा हो जाता है। छोटी सी बचत भी 20-25 सालों में एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो ये हुई हमारी जंजीर की पहली कड़ी, वित्तीय आज़ादी। लेकिन पैसा आपको साधन दे सकता है, पर असली आत्मविश्वास तब आता है जब आपको पता हो कि आप सुरक्षित हैं और कानून आपके साथ खड़ा है। और यहीं पर हमारी जंजीर की दूसरी कड़ी आती है, हमारे कानूनी अधिकार। अक्सर महिलाएं कानून या पुलिस का नाम सुनते ही घबरा जाती हैं। लगता है कि इन सब शोरों में कौन पड़े, घर की इज्जत का सवाल है। अपने अधिकारों को जानना मुसीबत को दावत देना नहीं है, ये तो घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखने जैसा ही है। हम रोज रोज बीमार होने की उम्मीद नहीं करते, लेकिन तैयारी रखते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम असहाय न हो। कानूनी जानकारी डर को कम करती है और हिम्मत देती है। ये आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, देश का कानून आपके साथ है। इससे जुड़े 3 ऐसे अधिकार जो हर किसी को पता होने ही चाहिए। पहला है जीरो FIR। जीरो FIR का मतलब यह है कि किसी भी गंभीर अपराध की स्थिति में पीड़ित महिला देश के किसी भी पुलिस स्टेशन, कहने का मतलब देश में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। पुलिस को वो FIR दर्ज करनी ही होगी और उसे 0 नंबर देना होगा। बाद में वो खुद उस FIR को संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करेंगे। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि पीड़ित को न्याय के लिए एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर न काटने पड़े।
दूसरा अधिकार है, किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कानूनन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर किसी बहुत ही असाधारण परिस्थिति में ऐसा करना जरूरी हो भी तो पुलिस को पहले एक महिला मजिस्ट्रेट से लिखित में इजाजत लेनी होगी और गिरफ्तारी के समय एक महिला पुलिस अधिकारी का होना भी अनिवार्य है। यह नियम सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। और अब आते हैं तीसरे सबसे जरूरी कानून की तरफ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है, इसमें ताने मारना और पैसे न देना भी शामिल है। ये तो उस सोच को ही बदल देता है कि हिंसा होती क्या है, और यही इस कानून की असली ताकत है। कानून बनाने वालों ने समझा इस जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं मन पर भी लगता है। लगातार ताने मारना, नीचा दिखाना, बात बात पर अपमानित करना, यह भावनात्मक शोषण है, यानी का मतलब इमोशनल एब्यूज, जो किसी को आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ सकता है। इसी तरह अपनी पत्नी या घर की महिला को उसकी जरूरतों के लिए पैसे न देना या उसकी सैलरी छीन लेना, यह आर्थिक शोषण है, इकोनॉमिक एब्यूज। यह सब हिंसा है। ये कानून इन सभी अदृश्य चोटों को हिंसा मानता है और इनके खिलाफ सुरक्षा देता है। पीड़ित महिला सीधे प्रोटेक्शन ऑफिसर संपर्क कर सकती है बिना किसी वकील के। तो हमने पैसे और कानूनी सुरक्षा की बात कर ली। अब हमारी जंजीर की तीसरी कड़ी पर आते हैं, हमारा करियर, हमारी प्रोफेशनल दुनिया, घर के बाहर की दुनिया। यहाँ भी कई तरह के एडजस्टमेंट होते हैं जो दिखते तो छोटे हैं पर होते बहुत गंभीर हैं। जैसे ऑफिस में कोई डबल मीनिंग जोक सुना रहा है या कोई जानबूझकर महिला को छूने की कोशिश करता है, इसे अक्सर अरे वो मजाक कर रहा था या फ्रेंडली बिहेवियर कहकर टाल दिया जाता है। और यहीं पर हमें एक साफ लकीर खींचने की ज़रूरत है। जो व्यवहार किसी महिला को असहज करे वह फ्रेंडली नहीं है, वो हैरासमेंट है। और इससे निपटने के लिए हमारे पास एक बहुत मजबूत कानून है, पॉस एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। पॉस एक्ट के तहत हर उस कंपनी में जहां 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहां एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी मतलब ICC बनाना अनिवार्य है, जहां महिला हैरेसमेंट के खिलाफ शिकायत कर सकती है। शिकायत करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। और करियर से जुड़ा एक और हक है, मैटरनिटी लीव, 26 हफ्तों की पेड लीव। इसे अक्सर ऐसे देखा जाता है जैसे कंपनी कोई एहसान कर रही है, जबकि ये कानूनी हक है, कोई एहसान नहीं। ये अधिकार इस बात को मान्यता देता है कि एक महिला का पेशेवर जीवन और उसका परिवार शुरू करने का फैसला दोनों एक साथ चल सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि एक महिला को अपने करियर और मातृत्व के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर ना किया जाए। यह अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो घर हो गया, दफ्तर हो गया, लेकिन आज हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये तीसरी जगह भी बीतता है, हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर, डिजिटल दुनिया में। वहाँ के खतरे भी उतने ही असली हैं। मॉक तस्वीरें, डीप फेक, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, ये सब सुनकर ही डर लगता है। कई बार तो लोग डर के मारे अपना अकाउंट ही डिलीट कर देते हैं। डरना या पीछे हटना इसका समाधान नहीं है। सोचिए, किसी छोटे शहर की एक लड़की है जिसे कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है। उसके लिए अपने घर से निकलकर पुलिस स्टेशन जाना और अपनी बात कहना कितना मुश्किल हो सकता है। समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, हजार डर होते हैं। तो ऐसे में कोई क्या कर सकता है? एक हेल्पलाइन नंबर 1930, यह नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। आप इन दोनों माध्यम से घर बैठे अपनी पहचान गुप्त रखते हुए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इन सभी अधिकारों और जानकारियों के बाद एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दे पर आते हैं, सुपर वुमेन के मिथक पर। हमें बचपन से ही एक आदर्श नारी की तस्वीर दिखाई जाती है जो घर, दफ्तर, बच्चे, रिश्ते सब कुछ एक साथ परफेक्ट तरीके से संभालती है, सबके लिए त्याग करती है और अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। इस सुपर वुमेन बनने के दबाव में वो अक्सर खुद को भूल जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा मानसिक बोझ है। वो इंसान है, कोई सुपर हीरो नहीं। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये बात हर कोई सुने और खुद को याद दिलाए, इट्स ओके टू से नो। आप ना कह सकती हो। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। आप मदद भी मांग सकती हो, चाहे किचन में हो, झाड़ू पोछा में हो या कहीं और भी। एंड इट्स ओके टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। खुद को प्राथमिकता देना बिल्कुल ठीक है, यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। और अगर हम आज की पूरी बात को एक साथ पिरोएं तो इन सभी अधिकारों में, इन सभी जानकारियों में एक ही धागा है, एडजस्टमेंट की मानसिकता से निकलकर ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण की ओर बढ़ना। वित्तीय जानकारी, कानूनी अधिकार, दफ्तर के नियम, डिजिटल सुरक्षा, यह सब मिलकर उस जंजीर को बनाते हैं जो एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेने की ताकत देती है। यह सिर्फ व्यक्तिगत अधिकार नहीं, यह इक्वल सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दोस्तों और अपने साथ काम करने वाली महिलाओं के साथ जरूर साझा करें। जरा सोचिए क्या होगा जब ये जानकारी हमारे घरों में होने वाली आम बातचीत का हिस्सा बन जाए। ये बात सिर्फ बेटियों को ही नहीं बल्कि बेटों को भी सिखाई जानी चाहिए। उन्हें सिखाया जाए स्त्री धन उनकी बहन या पत्नी का हक है और ना का मतलब ना होता है।